एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। एंड दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बना रखी है, तो अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उन वीडियो से रिलेटेड जो प्ले लिस्ट है उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का है, जो अभी मार्च मंथ के अंदर आपके OBE एग्ज़ाम हुए थे, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। एंड दोस्तों, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के विभिन्न विधियों का परीक्षण कीजिए। सो दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का जो विश्लेषण यानी कि एनालाइज करने के जो वो विभिन्न मेथड है, यानी कि वेरियस मेथड हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचय कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि तुलना मानव स्वभाव का अंग व उपयोगी अध्ययन का आधारभूत तत्व है। व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में तुलना द्वारा ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा सिद्ध करता है। तुलना का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता पुरानी है। इसी तरह राज्य के प्रभु उदय के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन का राजनीतिक व्यवहार में भी प्रयोग होने लगा। तुलनात्मक अध्ययन किसी भी विषय की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय जहरी ने लिखा है कि शक्ति संघर्ष में लिप्त विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के अनुभववादी अन्वेषण में तुलनात्मक विश्लेषण राजनीतिकतामक तथा संवर्धनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। तुलनात्मक अध्ययन किसी भी विषय को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह पाक तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है, लेकिन इसके अवशेष अरस्तु से भी पहले मिलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर अधिक जोर दिया जाने लगा। आज राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन संस्थागत राजनीतिक संरचनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गैर राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों का व्यवहार अध्ययन भी किया जाता है। आज तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन पश्चिम सीमाओं को लांघकर तृतीय विश्व की सीमाओं में पहुंच चुका है। यही आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कल आप लोगों का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व के अभ्युदय ने तुलनात्मक राजनीति को व्यापक आधार प्रदान किया। अब इसका संबंध पश्चिम के देशों व संस्थागत राजनीतिक संरचनाओं से न होकर गैर राजनीतिक संरचनाओं व इन्हें प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक व्यवहार तथा तृतीय विश्व के देशों की राजनीति से भी है। आज राजनीति विज्ञान में सदियों से प्रचलित राज्य सरकार संस्थाएं, शक्तियों व जनमत के स्थान पर नई अवधारणाएं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था आदि प्रमुख अवधारणाएं मानी जाती हैं, क्योंकि अन्य सभी अवधारणाएं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। आज नई तकनीक, पद्धति व दृष्टिकोण ने तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक व व्यवहारिक बना दिया है। आज इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का भी अध्ययन शामिल होने के कारण ये एक अंतर अनुवांशीय विषय के रूप में स्थान पा चुका है। आज तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं दो देशों
देशों की सरकारों या संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन से नहीं है। आज इसमें संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाएं, उनका व्यवहार तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी शामिल है। सो दोस्तों, इस तरीके से है हमारा सेकेंड पॉइंट। बेसिकली गाइस, सेकेंड पॉइंट के अंदर मैं आपको जो तुलनात्मक राजनीति है उसका अर्थ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस वाले पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहले अर्थ को देखा कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशंस देखने वाले हैं। तुलनात्मक राजनीति के बारे में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करते हुए बायर बेंटिन ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाश को प्रभावित करते हैं। एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में लिखा है, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों की विधियों विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है। राव सी मैकडिस ने लिखा है कि हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्य, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधता जीवंत रही और इन विविधताओं में समान तत्वों की छिन भिन्न करने के प्रयास को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। MC क्रस्ट के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितों, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकारों, गैर शासकीय राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों व उनकी प्रक्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद मैंने आपको अर्थ एक्सप्लेन किया तुलनात्मक राजनीति का, एंड उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 4 से 5 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताई हैं। दोस्तों, ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन करनी है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विभिन्न विधियाँ। कॉप ईस्टन और लिशनेश तर्क देते हैं कि हित, पहचान और संस्थाएं तुलना करने के 3 अलग अलग तरीके हैं और इन घटकों का प्रभाव होता है कैसे राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। हितों पर ध्यान। कुछ तुलनावादी विचारकों ने हितों को तुलना के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके लिए भौतिक हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोग तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। वे उस शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिससे उन्हें अधिकतम फायदा मिले। उदाहरण के लिए, किसी शासन प्रणाली को समर्थन या विरोध तार्किक आधार पर होता है। इसीलिए यह संभाविता है कि किसी प्रणाली का कोई अन्य विशेष प्रकार की प्रणाली की जगह समर्थन किया जा सकता है तथा दूसरी व्यवस्था का विरोध किया जाए। हालांकि अत्यधिक हितों पर ध्यान देना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो कि हम विश्लेषण के अंदर यूज़ करते हैं वो है हितों पर ध्यान। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो ये 2 फेमस थिंकर हैं जिन्होंने 3 चीज़ों को बताया कि इन 3 चीज़ों के थ्रू हम अध्ययन कर सकते हैं, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट है अस्मिता। कुछ तुलनावादी विचारकों के लिए पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है। ये तर्क देते हैं कि किसी का अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठ हित नहीं होता, बल्कि किसी का भी हित उसकी पहचान से निर्धारित होता है। इस संदर्भ में 2 तरह की मान्यताएं पहचान देखी जा सकती हैं, जैसे धर्म और संजातीयता। लोग या लोगों का समूह अपने हितों को अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करता है। एक सरल उदाहरण तक धार्मिक समूह का धर्म तंत्र शासन को समर्थन से ही संबंधित है। अन्य उदाहरण धर्म या जाति के आधार पर पार्टियों को समर्थन से संबंधित है। जब कुछ अन्य
पहचानें जन्म के आधारित होती हैं। नई तरह की कुछ पहचानों ने आधुनिक समाज में जन्म लिया, जैसे कि लिंग तथा पर्यावरण। ये पहचानें मुद्दों को संगठित करने से जुड़ी हुई हैं, नई तरह की पहचानों की ओर ले जाती हैं। 2002 के यूएस के चुनाव में ऐसा देखा गया कि किस तरह पुरानी पहचान और नई पहचान के लोगों की पसंद को आकार प्रदान किया गया। दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर पहचान के बारे में बात की गई है, यानी कि अस्मिता के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है संस्थाओं पर ध्यान। कुछ अन्य तुलनावादी विचारकों के अनुसार ना ही भौतिक हित और ना ही पहचान राजनीति की कार्यप्रणाली को समझने के निर्धारक तत्व हैं। इनके अनुसार कानून और प्रक्रिया जो संस्थाओं में रहित है वह निर्धारक तत्व होते हैं, जो दर्शाते हैं कि कोई राजनीति प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। संस्थाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देश के संचालन को आकार प्रदान करती हैं, विशेषकर लोकतंत्र में जहां जटिल और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसे निर्धारण होता है कि सभी एक तरह की लोकतंत्र प्रणाली विभिन्न रूपों में विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फास्ट पास्ट दो पोस्ट सिस्टम पर संस्थागत चुनावी व्यवस्था आधारित है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी की चुनाव व्यवस्था अनुपातिक समानुपात व्यवस्था पर आधारित है। दोनों लोकतंत्र होते हुए भी विभिन्न राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्कृति अलग अलग है, और इसका मुख्य कारण अलग अलग संस्थागत बनावट है। संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विचारकों ने ये विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार विभिन्न संस्थाओं से परिणाम भी विभिन्न निकलते हैं। प्रक्रियात्मक समरूप ये एक प्रासंगिक आयाम है। किस तरह एक समान संस्थाएं अलग अलग कार्य करती है और अलग अलग संस्थाएं एक समान कार्य करती हैं। तुलना करने के लिए एक अलग तरीका है जो राजनीतिक दार्शनिक J.S. मिलर द्वारा प्रदान किया गया है। किस प्रकार तुलना की जाए, इन्होंने तुलना करने की 5 रणनीतियाँ प्रदान की हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा का सहमति की पद्धति। 2 या 2 से अधिक घटनाओं की तुलना की जाए जो उनमें समान है और उस समानता के कारण के रूप में पहचाना जाता है। पद्धति का अंतर। 2 या 2 से अधिक घटनाओं को प्रभाव की तुलना की जाए जो उनमें एक समानता नहीं है और उनमें अनेक विभिन्नता होते हुए भी एक समानता पाई जाए तथा उससे कारण मान लिया जाए। समझौते और अंतर की संयुक्त पद्धति। समझौते और अंतर की विधि का एक संयोजन संयुक्त विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बीच एक एकल समानता की तलाश करती है और सामान्य घटना की अनुपस्थिति की तलाश करती है। अवशेषों की पद्धति। एक जटिल समूह के सभी ज्ञात कारकों को हटा दिया जाता है और बचे हुए अवशेषों को कारण कहा जाता है। सहवर्ती विभिन्नताओं की विधि। अलग अलग घटनाओं के बीच संबंध यानी वस्तुओं, घटनाओं या डेटा के समूह के बीच विभिन्नता और समरूपता को देखा जाता है। इनमें से समझौते और अंतर की संयुक्त विधि तुलनात्मक राजनीति के लिए प्रासंगिक है क्योंकि ये समझौते और अंतर के तरीकों को जोड़ती है। ये एक घटना के 2 या 2 से अधिक उदाहरणों के बीच एक ही समानता की तलाश करना चाहती है, एक संभाव्यता कारण की अनुपस्थिति की तलाश भी करती है। फिन्स J.S. मिलर विधि के अंतर को भी सबसे समान सिस्टम डिज़ाइन के रूप में माना जाता है। निर्भर घटकों के मामले में एक रूपता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वतंत्र घटकों तथा असमान मामलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को तुलना करने से पहले सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुलना किया जाए और कैसे की जाए, तुलना करने के अनेक महत्व हैं। अब घटनाएं और संस्थाएं एक समान समय ही हो बजाय कि अलग अलग समय की
कि इस तरह तुलना की पद्धति का इस्तेमाल ऐसे समाज या छोटे समूह की तुलना करने के लिए किया जा सकता है जो समान रूप से समान समस्याओं से संबंधित तो हो। उन मामलों में संतोषजनक निष्कर्ष निकालने की संभावना रहती है, बजाय कि उन समाजों को जो अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित हैं। इस प्रकार तुलनात्मक अनुसंधान भाषा या तो समानताओं या विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करती है, या ये कहना सही नहीं होगा कि तुलनात्मक राजनीति केवल एक ही पद्धति पर ध्यान केंद्रित करती है। अलग अलग पद्धति उपयोग के आधार पर इन पद्धतियों को उपयोग में लिया जा सकता है। विभिन्न संदर्भों में मामलों में एक अन्य कारण तुलना के विभिन्न आयाम के हो सकते हैं। इसीलिए एक ही प्रकार की पद्धति काफ़ी नहीं होगी तुलना करने के लिए। पहला पॉइंट है ए, सांस्थानिक और अलग अलग समाजों की। बी पॉइंट है क्षैतिज, जिसका अर्थ है संस्थाओं और प्रणालियों की तुलना हर समाज में की जा सकती है। उदाहरण के लिए संगठन राजनीति के चरण के साथ भारत में कांग्रेस प्रणाली की तुलना यहाँ पार संगठन तुलना हो सकती है, जिसका अर्थ है कि अध्ययन की वस्तु क्षेत्र रूप से विभिन्न नहीं है, लेकिन किसी दिए गए राजनीतिक प्रणाली के भीतर हो सकता है। उदाहरण के लिए सैन्य और शिक्षा पर खर्च से संबंधित सरकारी नीतियों की तुलना। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पूरा पॉइंट फिनिश होता है। दोस्तों, पॉइंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि तुलना करने जब हम बैठते हैं और तुलना को जब हम एनालाइज करते हैं तो कितनी सारी पद्धतियाँ हमारे सामने निकल कर आ जाती हैं, कितने सारे तरीके हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये पूरा आंसर है ये फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।